Hello everyone. I hope everyone is doing good. We are back here with your chapter 1 that is basic concepts of chemistry part 2. Okay? हमने ऑलमोस्ट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े रहे हैं राइट. आई इवन डिस्कस्ड अबाउट इट. एलिमेंट्स, कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा राइट. तो कल तक हमारी जो आपके पिछला जो चैप्टर था उसमें आपकी बिल्कुल बेसिक बातें हो रही थी एंड इवन आई टोल्ड यू कि आपको आगे क्या पढ़ के आना है राइट. तो अभी तक आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए कि आपने क्या क्या कवर कर लिया राइट. एक तो आ गया नेचर ऑफ मैटर की बात की हमने, फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी मैटर की, है ना. क्लासिफिकेशन की मैंने डायग्राम भी इवन शेयर की थी. वी डिस्कस्ड अबाउट इट. फिजिकल पढ़ा, केमिकल पढ़ा राइट. फिर फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस आ गया. केमिकल में प्योर मिक्सचर्स आ गए, एलिमेंट्स, कंपाउंड, होमोजीनियस, हिटेरोजीनियस. ये सब क्वेश्चंस हमारे डिस्कस हो गए, है ना. इतना तो आपको समझ आ ही गया राइट. अब हम प्रॉपर्टीज़ भी आए. फिर हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, सिंबल्स पढ़े, एसआई यूनिट्स पढ़ी जो तुमसे पूछे जा सकते हैं. ओके, जो आपको पूछे जा सकते हैं. फाइन. फिर हमने उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा मास, वेट, वॉल्यूम क्या होता है, उनके फॉर्मूला क्या होते हैं. टेम्परेचर पढ़ा, ठीक है. फिर उनके फॉर्मूलाज पढ़े, ठीक है. तो उन पे ही क्वेश्चंस अभी तक बेस्ड आ रहे थे. ये तुम्हारा एक अभी तक चल रहा था व्हाट जिसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए. ओके, अब हम चलते हैं. मैंने कहा था कि आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ के आना है क्योंकि आप कुछ क्वेश्चंस उसके रिलेटेड और प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं. प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है, एंड अबाउट योर साइंटिफिक नोटेशंस, ठीक है. अब ये क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं कि क्या है. देन उसी के साथ आई विल एक्सप्लेन यू कि उसके रूल्स क्या हैं, उसको कैसे फॉलो करना है, सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चन. लेट्स फर्स्ट सी द क्वेश्चन कि क्वेश्चन है क्या. चले. तो हमने एसआई यूनिट्स पढ़ी राइट. हमने ये वॉल्यूम के बारे में पढ़ा. वी रेड अबाउट द टेम्परेचर. उस पर क्वेश्चंस आए. उसके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि आप कन्वर्ट कर सके राइट. तो टोटल 18 क्वेश्चंस हमने कल जो आपके पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 19th क्वेश्चन, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आपको लिखा है कि राइट 6354 अराउंड, यहाँ पे 6 जीरोज हैं. इन साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना है. सो हाउ विल यू राइट इट. ओके, so you can write it as 6.354 into 10 raised to power 9. Okay, then 6354 into 10 raised to power 6, 0.64 into 10 raised to power 10, और 6354 into 10 raised to power 3. ठीक है. देखो, बिफोर डिस्कसिंग द साइंटिफिक नोटेशन का रूल, ठीक है, सबको एक चीज़ दिमाग में रखनी है. अभी ये बेसिक रूल्स की बात कर रहे हैं. मैं आपको फिर एक एग्जाम्पल दूंगी, देन विल डिस्कस थ्रू दैट, ठीक है. जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिश करनी है कि लीस्ट पॉसिबल फिगर्स हो. जितनी हमें कम से कम फिगर्स चाहिए. हमें इतना बड़ा नंबर चाहिए ही नहीं है. और हमने कोशिश करनी है कि जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो उसको हम पावर टू 10 कर दें कि 10 रेज टू पावर समथिंग हो. ओके, सो हमारी एक चीज़, दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी. क्या ध्यान में रखना है कि कम से कम फिगर्स होनी चाहिए, और दूसरा कि जितने ज़ीरोज़ हैं वो 10 रेज टू पावर समथिंग हो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. पहली चीज़, नाउ बेसिकली अब क्या है कि जो केमिस्ट्री है ना तुम्हारी, वो क्या है, स्टडी होती है तुम्हारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, ठीक है.
अब देखो, जो बहुत एक्सट्रीमली इनका जो मास होता है ना तुम्हारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत लो होता है, पर इनको एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जो साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं, ठीक है। तो ना इनको सॉल्व करना थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम करते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ओके। तो जब ऐसे तुम्हें नंबरिंग दी जाए, राइट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय साइंटिफिक नोटेशन। कैसे? साइंटिफिक नोटेशन से, ओके। अब इसको किस तरह लिखा जाता है? इट इज़ रिटन एज n, इसका फॉर्मूला n इंटू 10⁻⁻n, जहाँ तुम्हारा n जो होगा वो डिजिट टर्म होगी, ओके। और ये जो तुम्हारा स्मॉल n है वो क्या होता है? दैट इज़ अ एक्सपोनेंट होता है, जिसमें जो रेस टू पावर जिसको हम कहते हैं, एक्सपोनेंट होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव वैल्यू होगी, और ये तुम्हारा डिजिट टर्म होगा। समझ गए? अब आते हैं रूल्स पे कि रूल्स क्या कहते हैं। आई विल राइट ओवर हियर, मैं तुम्हें रूल्स बता देती हूँ। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या है? n इंटू 10⁻⁻n। हमें इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। साइंटिफिक नोटेशन इसी तरह लिखी जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, जैसे तुम्हें एक दिया है कि 345.876 एक नंबर दिया है, ठीक है। अब इसको तुम किस तरह लिख सकते हो? एज 3.45876 इंटू 10⁻²। मैंने तुम्हें क्या बोला? क्या होना चाहिए? एक नंबर, है ना? वी नीड टू राइट इट कि कम से कम फिगर हो, कम से कम फिगर हो। 3 कितना छोटा नंबर, देखो 345 नंबर कितना बड़ा है, पॉइंट के बाद वो कम है, पर अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ये क्या हुआ? 345.876। मैंने क्या बोला? हमें चाहिए कि लीस्ट पॉसिबल फिगर्स हो, और जितने भी जीरोज हैं उसको हम 10⁻² कर दें, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, समझे? अब इस केस में हमने क्या किया? जो डेसिमल था, पॉइंट था, ये जो तुम्हारा डेसिमल था, ठीक है, उसको हमने क्या किया? लेफ्ट में मूव कर दिया बाय 2 प्लेसेस। एंड द सेम टाइम पे हमने क्या किया? एक्सपोनेंट लगा दिया टू द 2 ऑफ द 10, ठीक है। इस 10 को raised जो एक्सपोनेंट है वो लगा दिया, और ये फॉर्म हो गया साइंटिफिक नोटेशन। n आ गया, ये डिजिट टर्म आ गई हमारी, और ये हमारा आ गया व्हाट? एक्सपोनेंट, ठीक है। सिमिलरली आराम से करो, यू विल गेट इट, ठीक है। जब ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना है, जब ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो क्या हुआ है? ये कम हो गया तो पॉजिटिव ही रहेगा। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब एक नंबर है 0.00023, ठीक है। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं? 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इस केस में हमने क्या किया? डेसिमल को हमने कितने बार मूव किया? 4 प्लेसेस मूव किया राइट में। जब राइट में जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जब लेफ्ट में जाता है, जब डेसिमल मूव करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, जब राइट को मूव करेगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, ओके। सो आपका क्या आंसर आया? 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴। जो आपका एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में चला जाएगा। समझ गए? डिड यू गेट दिस? ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन कि क्या बोल रहे हैं। अब मैंने 2 चीज़ें तुम्हें पहले ही बोली कि लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट पॉसिबल फिगर होनी चाहिए, ठीक है, जब हम लिख रहे हैं, ओके।
और हमें देखना है कि वो 10 जो ज़ीरोज़ हैं वो पावर टू 10 होंगे, मतलब एक्सपोनेंट्स होंगे। ओके अब देखो, पहले हम देखते हैं ये जो तुम्हें दिए टर्म, ठीक है। पहले तो हमें लीस्ट चाहिए, तो लीस्ट एक हमें ये दिख रहा है और लीस्ट एक 6 दिख रहा है। 6354 बहुत ज़्यादा है। और सेम गोज फॉर 63,54,000 इंटू 10⁻³ भी बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको तो नलीफाई कर देते हैं। हमने पहले ही कहा कि साइंटिफिक नोटेशन कम से कम उसकी फिगर्स होनी चाहिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। पीछे बचा ए एंड सी, ठीक है। जब सी की बात कर रहे हैं, इसने किया 60.64, इट्स नॉट पॉसिबल। 64 कैसे आ गया, बीच में 35 भी तो है, तो ये तो गलत आ गया। लास्ट में क्या बचा, 6.354 इंटू 10⁻⁹। अब ये कैसे हुआ, हमने क्या किया, हमने जो डेसिमल है वो कहाँ मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट यहाँ लगाया 6.354, और जितने भी ज़ीरोस थे प्लस इसके बाद जितना भी आया वो क्या हो गया, 10⁻⁹। तो कितनी डेसिमल्स मूव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो इट विल बी 10⁻⁹, ठीक है। और ये कम से कम वैल्यू आ गई, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ हाफ डे। हाफ डे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 86,400 सेकेंड्स, 43,200 सेकेंड्स, 1,72,800 सेकेंड्स, या 3,660 सेकेंड्स। सी सिंपल सा क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि कितने सेकेंड्स होते हैं हाफ डे में। हाफ डे हो गया, टोटल फुल डे क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं, तो हाफ कितना हो जाएगा, 12 आवर्स, है ना। अब 12 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, वी नीड टू फाइंड दिस, ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। और 1 मिनट कितने इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स के, ओके। तो 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 आवर में 3600 होंगे, तो 12 आवर्स में कितने होंगे, 12 इंटू 3600, फाइन, ओके। सो योर आंसर इज 43,200 सेकेंड्स, सो बी इज योर करेक्ट आंसर, फाइन, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीस ऑफ आयरन है जो 5 इंचेस लॉन्ग है, हाउ मच वुड इट बी इन सेंटीमीटर्स में कितना होगा, ए 12.7 सेंटीमीटर, बी 6.35 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, और डी 500 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर एक पीस ऑफ आयरन 5 इंचेस लॉन्ग है, तो हमें देखना है हाउ मच वुड इट बी इन सेंटीमीटर्स। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज ए 12.7 सेंटीमीटर। तो सबको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर 1 इंच जो है, ठीक है, वो कितने इक्वल होता है, कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो अगर 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 5 इंच कितने इक्वल होगा, दैट इज 2.54 इंटू 5 इंच, so this will give you 12.7 centimeter, so A is your correct answer, fine। चले next, how many significant figures does 0.057 have, A 2, B 4,
C3 और D 0। ओके, सी आंसर डिस्कस करने से पहले लेट्स मूव ऑन टू द प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। क्या होता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं ना, अब कोई भी हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कर रहे हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंटली हम मेजर कर रहे हैं ना, ठीक है, उसकी कुछ अनसर्टिनिटी के चांसेस होते ही हैं, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, या तो जो हमारा कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, या तो उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रिसाइज होगा। ठीक है, और या तो वो एक्यूरेट होगा। क्या होगा, प्रिसाइज होगा या तो वो एक्यूरेट होगा। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होती है ये पता होना चाहिए, उसके बारे में उसके रूल्स पढ़ेंगे। फाइन, दिस रूल्स यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ साथ साथ बताई जा रही हूं। ठीक है, अब प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन होता है क्लोजनेस ऑफ आउटकम्स। मतलब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया, पर ऑलमोस्ट इट इज क्लोज टू इट। ठीक है, जो हमने एक क्वांटिटी की मेजरमेंट ली होगी उसकी बहुत क्लोज है। एक्यूरेसी हुआ कि एग्रीमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी, ठीक है, उसकी एग्रीमेंट होती है कि वो ट्रू वैल्यू के इक्वल है, कि हम अग्री कर रहे हैं जो हमारी एक्सपेरिमेंट वैल्यू आई वो हम अग्री कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर सोचो तुम्हारी एक ट्रू वैल्यू जो है, ठीक है, फॉर लगा लो कि वो आया रिजल्ट में 7.00 ग्राम। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, नाउ एक स्टूडेंट है, ठीक है, कोई एक एक्स स्टूडेंट है। ठीक है, अब वो दो मेजरमेंट्स लेता है। ठीक है, और वो दो रिजल्ट्स देता है, एक देता है 6.95 ग्राम एंड 6.93 ग्राम। ठीक है, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये क्या है, दे आर सेड टू बी प्रिसाइज। क्या है ये, प्रिसाइज है, मतलब ये क्लोज हैं, जो हमारी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज हैं, पर ये एक्यूरेट नहीं है। क्या नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, पर दे कैन बी प्रिसाइज्ड। ठीक है, समझे मेरी बात, ये हुई तुम्हारी प्रिसिजन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, वैसे ले लो अगर एक वाई है, ठीक है, वाई स्टूडेंट है, ठीक है, उसे रिपीट की एक्सपेरिमेंट और उसको मिला 6.94 एंड 7.05 ग्राम। ठीक है, अब ना ही ये प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है। ट्रू वैल्यू हमारी कितनी थी, 7.0 ग्राम, ये ना इसकी क्लोजनेस है, ठीक है, और ना ही ये एक्यूरेट वैल्यू आई, तो ये नन आ गया। ठीक है, वैसे ले लो एक जेड स्टूडेंट है, उसने भी किया तो उसका आया 7.01 ग्राम एंड 6.99 ग्राम। अब ये दोनों प्रिसाइज्ड भी हैं और एक्यूरेट भी हैं, मतलब जो तुम्हारी एक्सपेरिमेंट वैल्यू आई वो ट्रू वैल्यू के पास भी है, एक्यूरेट भी है, प्रिसीजन भी है, मतलब क्लोजनेस भी है। ठीक है, सो ये आ गया तुम्हारा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन कैसे करना है हमें। ठीक है, उसके रूल्स क्या है। पहली बात, पहला रूल वो कहता है सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। फाइन,
एग्जाम्पल ले लो, जैसे 395 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। फाइन, क्या है ये? तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और अगर मैं बात कर रही हूँ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, मतलब ये तीनों फिगर्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 3। सेम गोज फॉर अगर 0.75 ml दी है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? सिर्फ 2। मैंने क्या कहा? 0 नहीं है सिग्निफिकेंट, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स ही सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 2 डिजिट्स हैं जो नॉन जीरो हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई इसमें। ये पहला रूल है, समझ गए? ये आपने पढ़ा होगा, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। दूसरा रूल, जो जीरोज है जो प्रीसीड करती हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को, वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला? जितने जीरोज हैं जो प्रीसीड करते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट के बाद आते हैं, ठीक है, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ गए? तीसरा ये कहता है अगर जो जीरो है वो बिटवीन आ रहा है 2 नॉन जीरो डिजिट के, तो वो भी सिग्निफिकेंट है। कैसे? जैसे 3.005 है, अब ये 2 नॉन जीरो के बीच में आया, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। मतलब हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। समझ गए? पहला मैंने क्या बोला था सेकंड में, कि जीरोस जो प्रोसीड कर रहे होते हैं नॉन जीरो डिजिट को, जैसे 2 के बाद 0 आ रहा है, ठीक है, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, फोर्थ आ गया तुम्हारा रूल, ये कहता है जो जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर होंगे, जो भी जीरोस एंड ऑफ नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं अगर वो राइट साइड ऑफ द डेसिमल हो। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल के लिए 0.100 ग्राम है, तो अगर 0 डेसिमल के राइट साइड पे है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट है। मतलब हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। पर ये जीरोस जो हैं टर्मिनल जीरो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। जैसे सेकंड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, अगर लिखा होगा 20 तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे इन केस ऑफ 100 हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 1, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ। पर हाँ, अगर होता 100.0 तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। समझ गए? नेक्स्ट है जब भी एक साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो वो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है। जैसे 4.01 इंटू 10⁻², ठीक है, तो ये सारे 3 जो हैं ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और जैसे 8.256 इंटू 10⁻³ ये जो सारे नंबर्स हैं ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ गए? गॉट इट? तो ये रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 0.057 हैव? ओके, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रही हैं आपको? आंसर इज 2। क्यों है 2?
देखो हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, है ना, और कोई भी ज़ीरो जो बिटवीन देम होगा, है ना, जैसे 2 और 4 है, इसके बीच में अगर कोई ज़ीरो होगा तो सिग्निफिकेंट है, पर अगर ज़ीरो लीड कर रहा होगा, वो स्टार्ट करता है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो हम सिर्फ करेंगे जो बाद में रह गए, दैट इज़ 5 एंड 7। सो 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 60.6? A4, B2, C3 और D1? सो करेक्ट आंसर है C3। अभी बात हुई है जो भी इन बिटवीन आते हैं, अगर जीरोज आ रहे हैं, ठीक है, तो दे आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। तो कितने आ गए? 1, 2 एंड 3। सो 3 इज योर करेक्ट आंसर। फाइन, चले नेक्स्ट। हाउ मेनी बेसिक लॉज आर रिक्वायर्ड टू गवर्न द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स? कितने बेसिक लॉज रिक्वायर्ड होते हैं कि हम एक गवर्न कर सके कम्बिनेशन of the elements to form? So it is governed by B, 5 बेसिक लॉज से गवर्न किया गया है। जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, वो डिपेंड करता है 5 बेसिक लॉज पे। तो लॉज क्या है? एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन इज गे-लुसाक्स लॉ of gaseous volumes, and last but not the least, Avogadro's law। ठीक है, तो कौन कौन से लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ gaseous volume, and Avogadro's law। So these 5 basic laws are required. These laws are governed, okay? So B is your correct answer. Chale next. Who proposed the law of conservation of mass? A. Antoine Lavoisier, B. Joseph Proust, C. Lorenzo Romano, or D. Joseph Lewis? So your correct answer is A. Anthony Lavoisier. Okay. It was given by him in 1789. ठीक है, तो इसका बेसिकली इसने क्या किया था, इसने कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की थी कि ये कंबशन रिएक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसका कहना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना था कि जो मैटर होता है ना उसको क्रिएट किया जा सकता है नॉर उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन से, विथ केमिकल रिएक्शन। क्या बोला था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मैटर है ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन से। समझे? सो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो सम होता है मास ऑफ रिएक्टेंट का, वो हमेशा इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के, जब कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। जैसे मास जो है कार्बन का, जब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया,
वो उतना ही प्रोडक्ट आउट देगा, उतना ही मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ. हु हैज गिवन दिस? एंटनी लेवाइजर. ठीक है, नेक्स्ट चले. व्हाट डिड जोसेफ प्राउस स्टेट रिगार्डिंग लॉ ऑफ डेफिनेट proportion? A given mixture always contains absolutely the same proportion of elements by weight. B, a given compound always contains absolutely the same proportion of moles by weight. C, a given compound always contains absolutely the same proportion of elements by volume. D, a given compound always contains absolutely the same proportion of elements by weight. So what is your correct answer? So your correct answer is D, कि जो कोई भी कंपाउंड हो वो कंटेन करता है सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट. ठीक है, सो दिस वॉज द सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन विच वॉज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट. ये आपको यहीं से क्लियर हो गया. ठीक है, फाइन. सो डी इज योर करेक्ट आंसर कि कोई भी कंपाउंड है वो कंटेन करता है सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट. जैसे हम बात करते हैं क्यूप्रिक कार्बोनेट की. ठीक है, वो सिंथेसाइज्ड फॉर्म में हो या नेचुरल फॉर्म में हो. ठीक है, उनके जो भी उसमें एलिमेंट्स हैं, अब उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कॉपर होता है, कार्बन होता है. ठीक है, क्या होता है? कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना. अब ये जो तीनों चीज़ें, ये तीनों एलिमेंट्स होंगे ना, इनका सेम प्रपोर्शन होता है, या तो वो सिंथेसाइज्ड फॉर्म में हो या नेचुरल फॉर्म में हो. ठीक है, जो तुम्हारा क्यूप्रिक कार्बोनेट है ना, अगर हम उसको सिंथेसाइज फॉर्म में लेबोरेटरी में बनाएं या उसको नेचुरल फॉर्म में हो, ठीक है, सिंथेसाइज करें, तो वो दोनों का सेम ही हमें प्रोपोर्शन मिलेगा. मतलब कॉपर उन दोनों केस में सेम होगा, कार्बन का भी परसेंटेज उतना होगा और ऑक्सीजन का भी परसेंटेज उतना होगा. ठीक है, सो डी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट, व्हाट डिड डेल्टन प्रपोज? डेल्टन ने क्या प्रपोज किया था? ए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. बी, एवोगैड्रोस लॉ. सी, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन. और डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यहां से तो पता है सी और डी तो है नहीं है. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो जॉन डेल्टन ने 1803 में इसको डिस्कवर या प्रपोज किया था. इसका कहना था कि जब दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब वो कंबाइन करते हैं, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन और वो फॉर्म करें मोर देन वन कंपाउंड, तो जो मासेस होंगे एक एलिमेंट का, ठीक है, जो मास होगा एक एलिमेंट का जो कंबाइन करेगा फिक्स्ड मास ऑफ दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो वो रेशियो में होते हैं ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. ठीक है, समझे? सोन ने क्या बोला कि जब दो एलिमेंट्स हैं वो जब कंबाइन करेंगे, उसका एग्जांपल देती हूं, जब वो कंबाइन कर रहे हैं, जैसे आपका कार्बन है, एक एलिमेंट है, वो रिएक्ट करता है केमिकली विद द ऑक्सीजन, ठीक है, कि फॉर्म कर सके दो कंपाउंड्स. क्या? एक कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर सके और एक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सके. ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब दो चीज़ें फॉर्म हुई. ठीक है, अब ये जो मोनोऑक्साइड है ये पॉइजनस होता है,
वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नॉन पॉइजनस होता है, ठीक है। तो एनालिसिस पे ये पता चला जो 1 ग्राम जो होता है कार्बन, वो रिएक्ट करता है 1.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कि वो फॉर्म कर सके कार्बन मोनोऑक्साइड, और 1 ग्राम ऑफ जो कार्बन है वो रिएक्ट करता है 2.66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कि वो फॉर्म कर सके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या आएगा, 2.66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 1.0 ग्राम ऑफ कार्बन, इट इज इक्वल टू 2.66, ठीक है। एंड फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड it is 1.33 gram of oxygen upon 1.00 gram of oxygen, it is 1.33, ओके। तो दोनों की रेशियो का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 2.66 अपॉन 1.33, जो हो जाएगा 2:1, फाइन। सो ये दो रेशियोज जो होते हैं ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ए इज योर करेक्ट आंसर। हु प्रपोज द लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन, ये हमने अभी पढ़ा है, किसने किया था, जोसेफ प्राउस्ट ने, लोरेंजो रोमानो, जोसेफ लुइस और एंटनी लेवाइजर। योर करेक्ट आंसर इज ए, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था, जिसने वर्क किया था कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन is also known as law of multiple proportion, Avogadro's law of definite proportion और law of conservation of mass। तो डेफिनेट कॉम्पोजिशन को क्या बोला जाता है, so law of definite composition is also known as C, that is law of definite proportion, okay। So C is your correct answer. Next, the volumes of hydrogen and oxygen when combined bear a simple ratio of 2:1. This is explained by, अभी हमने रेशियो की बात की थी, किसमें हमने एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रोस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। हमने किसमें बात की है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, जब एक सिंपल रेशियो की बात हो रही है। सो करेक्ट आंसर इज डी, गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज, आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी, हमने 40 मिनट्स की क्लास हो गई है। हम क्या करेंगे, अब हमारे लॉज रह गए, हमने 3 लॉज डिस्कस कर लिए हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमने पढ़ लिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिए। अब हमारे 2 रह गए, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ और गेज लुसाक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। इसको पढ़ के आना, बिकॉज इसी वॉल्यूम्स पे तुम्हारे फर्दर क्वेश्चंस आएंगे, ओके। विल डिस्कस अबाउट इट। कल हम एटम और एटॉमिक मास वगैरह पे भी पढ़ने वाले हैं, एंड इवन अबाउट द डेल्टन लॉज वगैरह, ठीक है। तो प्लीज़ इसके बारे में यू शुड नो अबाउट इट, विल डिस्कस इट टुमारो, फाइन, एंड विल ट्राई टू कंप्लीट everything tomorrow, okay। All the very best, have a nice day and take care.